हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम साइटोक्रोम्स एंड हिम इरिथ्रिन की स्टडी करेंगे। उसके बाद एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल की बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोक्रोम्स की। साइटोक्रोम भी एक प्रकार से हिम प्रोटीन ही होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर का कार्य करते हैं। सभी एरोबिक ऑर्गेनिज्म में साइटोक्रोम पाया जाता है जो कि 3 टाइप का होता है: साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी की आपको स्ट्रक्चर फिगर में दे रखी है, जिसमें एक आयरन एटम होता है, वो आयरन+2 और आयरन+3 के बीच में इंटरचेंज करता रहता है और इसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है और इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिम इरिथ्रिन की। जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है और न ही उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। उनका जो पूरा शरीर होता है उसकी स्किन ही रेस्पिरेशन का कार्य करती है, जिनमें हिम इरिथ्रिन पाया जाता है। और ये आयरन का ही प्रोटीन है, लेकिन इनमें पोरफायरिन की स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। आपको यहाँ पर हिम इरिथ्रिन की स्ट्रक्चर दी गई है, जिसमें कि 2 आयरन एटम होते हैं, जिनमें से एक आयरन एटम की कोवैलेंसी वैकेंट रहती है और इसी के साथ ऑक्सीजन जुड़कर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। जैसा कि आपको फिगर में यहाँ पर शो किया गया है कि जो वैलेंसी खाली रहती है आयरन की, वो ऑक्सीजन से अटैच हो जाती है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का कार्य करती है। अब हम बात करते हैं क्षार एवं क्षारीय मृदा धातु आयनों की जैविक भूमिका की। एल्कली मेटल, सोडियम व पोटेशियम आयन और एल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे कि Mg+2 और कैल्शियम आयनों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सोडियम पोटेशियम एक जैसे होते हैं और मैग्नीशियम एंड कैल्शियम वो एक जैसे होते हैं, लेकिन इनकी जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है वो एकदम डिफरेंट है। सोडियम और कैल्शियम आयन कोशिका के बाहर के जीव द्रव्य में कंसंट्रेटेड रहते हैं, जबकि जो पोटेशियम और मैग्नीशियम है वो सेल के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में रहते हैं। सेल्स लगभग 70 एंगस्ट्रॉम मोटी सेल मेम्ब्रेन द्वारा कवर रहते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन की डबल लेयर होती है जो लिपिड की जिसे कि फास्फोलिपिड द्वारा सेपरेट रहती है। इन लिपिड में से आयरन पास नहीं हो सकता जब तक कि उनका एनकैप्सुलेशन नहीं हो जाता। तो इस प्रकार से सेल को घेरे हुए आयन सेल मेम्ब्रेन की एक ऑर्गेनिक लिपिड सॉल्युबल सरफेस बनाते हैं। अधिकांश एनिमल्स में सेल्स के भीतर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन लगभग 0.15 m होती है, जबकि सेल के बाहर इनकी कंसंट्रेशन 0.004 m होती है। इसी प्रकार सोडियम आयन की बात करें तो इसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर लगभग 0.01 होती है, जबकि सेल के बाहर 0.15 m होती है। m मीन्स है मोलरता, मोल प्रति लीटर। सांद्रता के इतने अधिक अंतर को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है। इन आयनों के ट्रांसपोर्ट के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको एटीपी के हाइड्रोलाइसिस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार ट्रांसपोर्ट के लिए ब्रेन एवं किडनी में लगभग 70% एनर्जी एटीपी से प्राप्त होती है। कुछ सेल्स में प्रत्येक जल अपघटित एटीपी अणु 3 सोडियम आयनों को कोशिका से बाहर निकाल देता है, जबकि 2 पोटेशियम व 1 हाइड्रोजन आयन को कोशिका के भीतर धकेल देता है। सेल्स के अंदर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस और कुछ एंजाइमों की एक्टिविटी के लिए पोटेशियम आयनों की आवश्यकता पड़ती है। ग्लूकोज और अमीनो एसिड का सेल्स के ट्रांसपोर्टेशन में सोडियम आयनों के साथ कोऑर्डिनेशन हो जाता है और कंसंट्रेशन के अधिक अंतर से ये पॉसिबल होता है। इस प्रकार
सेल के अंदर जो सोडियम आयन जाता है वो पंप द्वारा बाहर निकलता रहता है। सेल मेम्ब्रेन की जो एंजाइम है वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप के रूप में कार्य करते हैं। ये माना जाता है कि सेल मेम्ब्रेन में बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल फैले रहते हैं जिन पर सोडियम और पोटेशियम दोनों के लिए साइट्स अवेलेबल रहती है, जबकि जो बाहरी मेम्ब्रेन है पोटेशियम से वे भीतर की मेम्ब्रेन सोडियम आयनों से ढकी होती है, तो उनमें ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होता है जिसमें बाहर के स्थान भीतर और भीतर का स्थान बाहर की ओर हो जाता है। इससे जो सारे पोटेशियम आयन है अंदर की ओर चले जाते हैं और सोडियम आयन बाहर की ओर रिलीज हो जाते हैं। इस प्रकार सोडियम और पोटेशियम के ट्रांसपोर्ट के लिए रिवॉल्विंग डोर की तरह ये कार्य करता है। जब सोडियम पोटेशियम की कंसंट्रेशन में सफिशिएंट डिफरेंस होता है तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है रिवर्सिबल तरीके से कार्य करने लग जाता है। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर कैल्शियम आयन की कि कैल्शियम आयन का क्या रोल रहता है बायोलॉजिकल सिस्टम में। कैल्शियम आयन का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है सबकी लाइफ में, सभी एनिमल्स में, सभी ऑर्गेनिज्म में। बेसिकली कैल्शियम आयन एक तो हार्डनेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्नेल्स हैं और ये जितने भी एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उनमें उनकी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में, एक ढांचा प्रोवाइड करने में कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। कैल्शियम का जो मेन फंक्शन है वो बॉडी को स्ट्रक्चरली एक बेस प्रोवाइड करवाना होता है। कैल्शियम आयन जनरली टिश्यूज़ में पार्टिकल्स के रूप में डिपॉजिट हो जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ये डिफरेंट कार्यों में यूज किए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कैल्शियम आयनों को बांध कर रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें रिलीज कर देते हैं। इनमें से कुछ प्रोटीन्स हैं वो आपको दिए गए हैं: ट्रोपोनिन, परवलबुमिन, कलमोड्यूलिन, थर्मोलाइसिन, कॉन्कावेलिन, स्टेफाइलोकोकल न्यूक्लियेज, ये सब प्रोटीन्स के टाइप हैं। अब हम बात करते हैं कैल्शियम के जो मेन फंक्शन है वो क्या है। जिस प्रकार बॉडी की सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में पोटेशियम के साथ मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है, उसी प्रकार कोशिका के बाहर जीव द्रव्य में आयनिक बैलेंस बनाए रखने के लिए सोडियम आयनों के साथ पोटेशियम आयन भी प्रेजेंट रहते हैं। और सोडियम पंप के जैसे यहाँ पर भी कैल्शियम मैग्नीशियम पंप फंक्शन करता है। फाइबर्स के सिरे पर जो मोटर पर नर्व सेल्स का इम्पल्स में से पेशियों के संकुचन होता है। पेशियों के मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के परिणाम स्वरूप उनके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कैल्शियम आयन रिलीज हो जाते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिलीज से बहुत ही मिली सेकेंड में कैल्शियम आयनों की कंसंट्रेशन 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब मसल्स लूज हो जाती है तो साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कैल्शियम आयनों को वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस प्रकार कैल्शियम आयनों की जो कंसंट्रेशन का बैलेंस है उससे नर्वस सिस्टम और हार्ट बीट सही बनी रहती है। सेल्स की एनर्जी का जो सोर्स है, हाउस है, एटीपी में भी कैल्शियम आयन होते हैं। इसके अलावा एटीपी से एडीपी में ट्रांसफॉर्मेशन में भी एनर्जी रिलीज होती है जो कि बॉडी के डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस में यूज होती है। इस प्रोसेस में काम आने वाले कैटलिस्ट फास्फोहाइड्रोलिसिस एवं फास्फोट्रांसफेरेसिस में मैग्नीशियम आयन होते हैं, जिससे मैग्नीशियम कैल्शियम पंप अच्छे से कार्य करता रहता है। इसी प्रकार प्रोटीनों के कॉन्फ़िगरेशन व स्ट्रक्चर को भी ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा कई सारी ग्लैंड्स की जो मसल्स हैं उनको कंप्रेस करके उनमें से बहुत सारे हार्मोन्स को ये रिलीज करवाने में भी हेल्प करता है। और ब्लड क्लोटिंग में भी कैल्शियम का काफ़ी रोल है। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं और टिश्यूज़ हैं उनके फटने से क्या हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है। और अगर ब्लड क्लोटिंग बनने में नहीं होगी तो क्या होगा, ब्लड
फ्लो होता रहेगा। ब्लड में जो आरबीसी प्रेजेंट होती है उनमें कैल्शियम आयन भी उपस्थित होते हैं, तो वो जहाँ पर भी कट लगता है एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन वो कर लेते हैं, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। ऐसा होने से ब्लड का बहना रुक जाता है। हमारे शरीर में जो ठोस हड्डियों का ढांचा बना हुआ होता है उसमें भी कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, और कैल्शियम फॉस्फेट में कैल्शियम +2 आयन के रूप में प्रेजेंट रहता है। इसी कारण कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और ह्यूमन बीइंग बोन वाली कई सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। प्लांट्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका भी जो मेन कंटेंट है वो है कैल्शियम पिक्टेट, जो कि कैल्शियम का पिक्टेट के साथ कॉम्बिनेशन से बनता है। दांतों की अगर बात करें तो दांतों में भी कैल्शियम पाया जाता है। जो दांतों में एपेटाइट पाया जाता है उसका ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा दांतों की जो ऊपरी लेयर है इनेमल जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी कैल्शियम का एक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है फ्लोरोएपेटाइट, उसके रूप में यहाँ पर कैल्शियम प्रेजेंट रहता है। इसी प्रकार शरीर की कई सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में कैल्शियम की बहुत अधिक भूमिका है। इसके अलावा भी कई सारे एलिमेंट्स हैं जिसकी ह्यूमन बॉडी में काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर हम क्लोराइड आयन की बात करें तो ये स्टोमक में डाइजेशन के लिए HCl के रूप में प्रेजेंट होता है, और बेस और एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो क्लोराइड्स है उसके रूप में ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, और सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर को नियंत्रित करता है। उसी प्रकार से सल्फर भी कई सारे प्रोटीन के रूप में सिस्टीन, थायमिन, बायोटिन, इंसुलिन इनके रूप में प्रेजेंट होता है। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों के विकास में फॉस्फेट के रूप में अत्यंत उपयोगी है, और ये बफर के रूप में भी सेल्स के पीएच को मेंटेन करता है। एनर्जी सोर्स के रूप में बात करें तो ये एडीपी, एटीपी आदि में फॉस्फेट के रूप में प्रेजेंट होता है, और कोएंजाइम के रूप में भी ये प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड फॉस्फोप्रोटीन का जो मेन कंटेंट है उसमें भी फॉस्फोलिपिड में भी ये फॉस्फोरस के रूप में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फॉस्फोराइजेशन में भी ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में फॉस्फोरस की प्रेजेंस बहुत ही आवश्यक है। आयरन की हम बात करें तो आयरन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक एलिमेंट है। ये हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम आदि का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है और जिससे ब्लड की कमी हो जाती है और मनुष्य में वीकनेस आ जाती है, और अंत में इसका रिजल्ट डेथ तक भी हो जाता है। हीमोग्लोबिन मेनली शरीर में ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में रिलीज करता है। इसके अलावा सेल रेस्पिरेशन में भी आयरन सल्फर प्रोटीन के रूप में हिम रहित आयरन का उपयोग होता है। अब हम बात करें कॉपर के रोल की, तो कॉपर की भी थोड़ी सूक्ष्म मात्रा बॉडी में रिक्वायर होती है। इसकी उपस्थिति में ही हीमोग्लोबिन का नॉर्मल सिंथेसिस होता है। इसके अलावा साइटोक्रोम, ट्रायोसिनेज, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्सीडेज इन सब की क्रियाशीलता में भी कॉपर की उपस्थिति अनिवार्य है, और कुछ ऑर्गेनिज्म में तो ये हीमोसाइनिन के रूप में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में भी कॉपर का बहुत बड़ा रोल है। अब हम बात करते हैं मैग्नीज के रोल की। मैग्नीज भी कई सारे बॉडी के फंक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। जो बोन होती है उसकी स्ट्रक्चर में भी मैग्नीज प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज में ये म्यूक्रोपॉलीसेकेराइड के सिंथेसिस में और एंजाइम ग्लूकोसिल ट्रांसफेज के एक्टिवेशन के लिए भी मैग्नीज आवश्यक होता है। इसके अलावा आर्जिनेज, फास्फोट्रांसफरेज, आइसोसाइट्रेज, डिहाइड्रोजिनेज को भी मैग्नीज आयन एक्टिव करता है। इसके अलावा पाइरुवेट, कार्बोक्सिलेज और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की स्ट्रक्चर में भी मैग्नीज प्रेजेंट होता है, जबकि लिपिड परऑक्सीकरण जो रिएक्शंस है उसको रोकने में भी ये सहायक है। आयोडीन की इम्पोर्टेंस की बात करें तो आयोडीन
हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और इसकी कमी से गलगंड या गोइटर नाम का रोग हो जाता है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन हड्डियों और दांतों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो हड्डियों का रोग है ऑस्टियोपोरोसिस और डेंटल कैरीज, इनसे भी फ्लोरीन प्रोटेक्शन करता है। अब लिथियम की अगर हम बात करें तो इसकी भी बहुत कम मात्रा रिक्वायर होती है हमारी बॉडी में। ये नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और इसकी कमी से किसी भी ह्यूमन ब्रेन में कई सारे वो आ जाती है, विकृतियाँ आ जाती है। और हम अब नेक्स्ट वीडियो में नाइट्रोजन फिक्सेशन को डिस्कस करेंगे।